नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, कल सभी लोगों का एक क्वेश्चन था, बाजार क्यों गिरा। और आज सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि बाजार में ऐसा क्या हुआ कि बाजार रॉकेट हो गया। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात करोगे, उनमें तो आज सुस्ती देखने के लिए मिली। और जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थे, जो काफ़ी दिन से टूट रहे थे, रोज गिरते थे, निफ्टी लाइफ हाई बना रहा था। और जो पोर्टफोलियो है वो आपको ऐसा फील दे रहा था कि यार लाइफ लो बन रहा है। आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि भले ही एक लाइफ हाई रोज बोल रहे होंगे, लाइफ हाई बना रहा है निफ्टी, लाइफ हाई बना रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो कुछ और ही बयां कर रहा है। पोर्टफोलियो बोल रहा है मैं लाइफ लो बना रहा हूँ। मतलब ऐसा मिसमैच चल रहा था पोर्टफोलियो और निफ्टी के बीच में कि आपका कोई ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो टॉप से 30% 20% नीचे ना हो। और जहाँ निफ्टी और सेंसेक्स बना रहा लाइफ हाई, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये तो लाइफ हाई बना रहा, तो हमारा पोर्टफोलियो कहीं और जा रहा। आज चढ़ने में सबसे ज़्यादा शेयर वही चढ़े जो सबसे ज़्यादा गिर रहे थे। और निफ्टी की अगर बात करो तो 120 पॉइंट तुम्हारा निफ्टी आज गिर के ही बंद हुआ। 466 पॉइंट के आसपास में सेंसेक्स गिरा और 16 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी गिर के बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, तीनों में कमजोरी देखने के लिए मिली। लेकिन नीचे से जो शार्प रिकवरी देखने के आई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3760 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। वहीं अगर घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करोगे तो 6224 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी करी है। अगर रुपये की बात करोगे तो 89 रुपये 24 पैसे में हमारा रुपया कारोबार कर रहा है। एक किसी का कॉल आ गया था। आज जो हमारा रुपया है वो 90 रुपये 99 पैसे के आसपास में आ गया, मतलब 90 रुपये का ही कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 99 में बना हुआ है। सोना 1,29,800 पे कारोबार कर रहा है। चांदी में जो गिरावट आई थी फिर से रौनक लौट आई है और 2,000 रुपये की तेजी के साथ में 1,83,600 पे चांदी अभी कारोबार कर रही है। ये तो है ग्लोबल मार्केट का और अपनी मार्केट का हाल। अब मुद्दे पे आते हैं। पहले मुद्दा क्या है कि ये बाजार की जो गिरावट है, या यहाँ से अब जो बाजार में रिकवरी आई है मिड कैप स्मॉल कैप में, ये फिर से तो नहीं गिर जाएंगे। देखो क्या है, ये जो अभी ना, पहली बात तो 2 दिन की जो फेडरल बैंक की जो मीटिंग है ना, वहाँ कल रात को, मतलब बुधवार की देर रात अपने यहाँ वो, उनके यहाँ दिन रहेगा, तो वे अपने जो भी फैसले लेने हैं वो लेंगे। उस पर हम गुरुवार की सुबह रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अमेरिका का डेलीगेशन भारत आ रहा है। तो ये जो जिस लेवल पे हम अभी खड़े हैं ना, वो बिल्कुल मेक ऑन ब्रेक लेवल है। मतलब यहीं से बाजार ऊपर भी जाएगा तो 26,200-300 तक जा सकता है, और नीचे जाएगा तो 25,500 तक भी जा सकता है। क्योंकि नवंबर से आप इसे देखोगे ना तो इस लेवल को 25,800 900 के बीच का जो लेवल है ना, इसे बाजार ने 2 से 3 बार सपोर्ट लिया है। कई बार चढ़ते समय और कई बार नीचे आते समय। जब भी नीचे से ऊपर आ रहा था तो यहाँ पे आके फिर नीचे नीचे बिकवाली आ जाती थी। और अभी ये इसके ऊपर है तो 26,000 मतलब 25,800 से 900 के बीच में आके फिर से यहीं से बाउंस बैक लेता है। अभी बिल्कुल मेक ऑन ब्रेक लेवल पर बाजार खड़ा है। आज निफ्टी की थी एक्सपायरी, मंगलवार था, निफ्टी की एक्सपायरी होने के चलते वोल्टिलिटी देखने के लिए मिली। अब ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए कैसे, चावल वाले, पहले ये मामला समझ लो। देखो, अभी ट्रंप के ऊपर किसी ने माइक कर दिया तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। क्या है कि अमेरिका में उनके जो किसान है ना, उन किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जा सके, व्हाइट हाउस में उस विषय को लेकर के चर्चा चल रही थी। और उनकी जो किसानों की तरफ से मतलब कृषि मंत्री मान लो, उनने ये कहा कि भारत से जो आने वाला चावल है वो डंप हो रहा है। मतलब वो चावल आ रहा है जिससे भारत, यहाँ के किसान पहले बहुत परेशान है। और जो पहली सरकार थी, मतलब जो बाइडन की जो सरकार थी, उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे यहाँ पे हमारे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो वित्त मंत्री हैं उनसे पूछा कि भाई अपने इंडिया का चावल अमेरिका में डंप कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारी डील चल रही है। तो उनने बाकायदा बोला कि हम भारत के टैरिफ के मतलब चावल के ऊपर और एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। सीधी सिंपल बात समझो। ये बात डोनाल्ड ट्रंप अभी जो डेलीगेशन आने वाला है अमेरिका से, उसे भी बोल सकते थे। लेकिन ये बात उन्होंने कहाँ बोली, सबके सामने, ताकि मीडिया में खबर चले। एक तो करेला, एक तो कड़वा, ऊपर से नीम पे चढ़ गया। ठीक है, पहले से ही बाजार के अंदर सेंटीमेंट खराब था, कल बाजार में गिरावट आई थी। आज सुबह ही उठते से ही हम लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चावलों के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी।
और घबरा गए, बोले अब क्या होगा यार, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दूसरी बात, लोगों को समझने तक का मौका नहीं मिला। जब बाजार गिर रहा था ना, तो गिरते गिरते लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे हुआ क्या, हुआ क्या, कोई खबर आई क्या, कोई खबर आई क्या, कोई खबर आई क्या। मैंने एक वीडियो उसमें बोला था कि भाई पैनिक में माल बेचना कोई समझदारी नहीं है और ना ही बुद्धिमानी है, या उसका एक महत्व है। मेरे कोई क्लोज हैं, उन्होंने पैनिक में आकर के कोई माल बेच दिया तो नुकसान हो गया मोटा। मैं किसी को, क्योंकि सेबी की रेगुलेशन है, मैं उसको स्पष्ट नहीं बोल सकता, 1.25 लाख का उन्हें नुकसान हो गया। अब मैं एज द भाई होने के नाते, कोई एडवाइज़र होने के नाते नहीं, भाई होने के नाते मैंने बोला कि शांति रखो, धीरज रखो, पर नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कल 10 से 12 तारीख के बीच में एक डेलीगेशन जो है वो अमेरिका का भारत आने वाला है, और लगभग ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। जो भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, 25% तो हमारे पर टैरिफ था ही, पहले हम पे 16% टैरिफ था, फिर 9% और बढ़ा करके 25% कर दिया था। फिर हम रूस से प्रोडक्ट खरीद रहे थे तो 25% एडिशनल टैरिफ कर दिया था। तो अब ऐसी उम्मीदें जगने लगी कि हो सकता है ये 25% जो एडिशनल टैरिफ लगा है ये हट जाएगा, और जो सबसे पिटे हुए स्टॉक थे, जो मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरे हुए स्टॉक थे, उन्हीं के अंदर रिकवरी देखने के लिए मिली। क्योंकि कभी भी स्टॉक मार्केट हो या कोई भी चीज़ हो, वो ऐसे नहीं चढ़ती और ना ऐसे जाती नीचे। भाई इसे आप डेड कैट बाउंस भी मान सकते हो कि हो सकता है फिर से बाजार गिरने लगे, जो मैंने बोल रहा मेक इन ब्रेक लेवल है, हो सकता है कोई सेंटिमेंट खराब हो जाए। अभी डोनाल्ड ट्रंप जापान वाले मुद्दे पे बोलते हैं कि अगर जापान को चीन ने कुछ कहा तो मतलब चीन को इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑल ओवर पूरी ग्लोबल मार्केट के जो संकेत है ना, वही बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे। पहला तो हमारी जो डील है अमेरिका को लेकर के, वो एक बड़ा विषय है, क्योंकि डील पे क्या मुद्दा निकल के आता है, या डील पे 50-25% का जो टैरिफ है वो ख़त्म हो जाता है क्या, क्योंकि डील ही दशा दिशा तय करेगी कि बाजार में क्या होना है। जितने बड़े सेंटीमेंट थे वो सारे जा चुके हैं। आरबीआई का जो रेपो रेट कट होनी थी वो भी हो गई है। ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए बाजार में डालने थे वो भी डाल दिए हैं। आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ के जो आंकड़े आने थे वो भी आ गए हैं। जो अपनी जीडीपी का अनुमान दिखाना था वो भी आ गया है। ऐसा कोई भारत की तरफ से कोई ट्रिगर बचा नहीं है जो ट्रिगर अभी आना हो। अब जो भी बाजार जिसके ऊपर भी रिएक्ट करेगा वे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय से आने वाले कोई भी किसी प्रकार का ट्रिगर। जिस बात का डर है बाजार को, वो डर है जापान वाले मुद्दे पे कुछ बोल ना दे ट्रंप, क्योंकि अभी पहले से एक मोर्चा खुला हुआ है रूस और यूक्रेन का। उस मोर्चे को लेकर के पूरी जो मतलब एशिया नहीं पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटा हुआ है। भारत अगर इधर नहीं जाए तो अभी देखो, हम अगर यूक्रेन सपोज करो रूस की तरफ आ जाए तो हमें अपने यहाँ जो सबमरीन है ना, उन सबमरीन में जो इंजन लगता है ना, वो इंजन यूक्रेन से लेना है, समझ गए। और अगर हम यूक्रेन की तरफ चले जाएं तो हमें जो अपनी मतलब हमारा देश ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। हम अपनी ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा जो तेल है ना वो खरीदते हैं, और हमें सस्ता कौन देता है? रूस देता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो तेल आता है ना हमारा, सऊदी से, कतर से, बहरीन से, यहाँ से जो आता है वो महंगा आता है। वहाँ से हमें आ रहा है मान लो $65 प्रति बैरल, ऐसा मान के चलो, और यहाँ से आ रहा है हमें $50 प्रति बैरल, तो $15 प्रति बैरल हमें सस्ता पड़ रहा है रूस से। $15 का मतलब ये हो गया कि 15 निम्मा 108, 1,000 रुपया। भाई मान के चलो 90 रुपये का अगर डॉलर है तो 1,500 रुपये एक बैरल पे हमें बच रहे हैं। और हमारे देश में कितना तेल कंजप्शन होता है, तो हमें दोनों को साध के चलना है। यही कारण है कि हमने जो अभी रूस के पुतिन जो यहाँ आए हुए थे उसके बाद भी हमने कोई डिफेंस डील नहीं करी। उसके पीछे जो कारण ये है कि हम नहीं चाहते कि जो डील हमारी जैसे तैसे पटड़ी पर आई है वो बात बिगड़ जाए, क्योंकि ट्रंप तो मुंह के बड़बड़ हैं, बाद में वो सलाह करते हैं कि जो मैंने बोला ये ठीक है कि नहीं है, उस पर फिर वो बाद में लीप पोत के बराबर कर देते हैं। क्योंकि बात समझो, देखो अगर MTF बुक की बात करें ना तो लगभग 6,800 करोड़ रुपए के आसपास की जो बुक है ना वो HAL, भेल, ट्रेंड ऐसे ऐसे बड़े शेयरों में बनी हुई है।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर्ष 2020 में जो तुम्हारा MTF मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग होती थी ना, वो मात्र 7,7500 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करती थी। अभी बढ़ गया वो 1,12,000 करोड़ के आसपास हो गई है। अब जब इतनी बड़ी बुक हो गई है MTF की, तो MTF में जितने भी ये नए प्लेयर आए हैं, भाई MTF जर्नली अच्छी, मैं कोई भी चीज़ नहीं बोल रहा, मेरी कुछ बाध्यताएं हैं यूट्यूब पे। MTF में जितनी ये बड़ी बुक हुई है ना 7,500 करोड़ से, जो 1,12,000 करोड़ की जो बुक बढ़ी है, इसमें ज़्यादातर जो लोग आए हैं वो लोग आए हैं जिन्होंने मंदी नहीं देखी। समझ रहे हो? अगर कोई निवेशक है, मतलब डीप वैल्यू इन्वेस्टर है, या उससे अनुभव है मार्केट का एटलीस्ट, उसने बाजार के अंदर की गिरावट देख रखी है, उसे पता है कि अगर मैंने कोई स्टॉक उठाया 1,00,000 में, मार्क टू मार्जिन में 80,000 में हो गया और मुझे उसमें पैसा डालना, तो 20,000 रुपये डाल देगा, क्योंकि वो उन्होंने मार्केट का साइकिल देख रखा है कि भाई अभी मार्केट नीचे गिरी है, फिर ऊपर भी जाएगी, क्योंकि बाजार तो ऐसे ही चलता है ना भाई। कभी आपने देखा कि बाजार ऐसे आता हुआ नहीं आएगा, ऐसे आता हुआ नहीं जाएगा, बाजार ऐसे ही चलता है, ये बाजार की चाल होती है, तो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। और जो ये नवे निवेशक आए हैं 2020 के बाद में, इन्हें MTF का जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग है, इन्हें ऐसा लगा कि ये हमें अलादीन का चिराग मिल गया, हमें 20,000 रुपये लगा के 1,00,000 का माल दे रहा, मतलब ले लो। और होता क्या है कि जब वो मार्केट गिरती है, तो गिरती क्या कि इन्हें हिप्नोटाइज कर देती है। वो हिप्नोटाइज का मतलब ये है कि आपकी पोजीशन ब्रोकर ही बेच पाएगा, क्योंकि वो 70,000 का हो गया जो आपने 1,00,000 का माल लिया था। ब्रोकर बोल रहा है इसमें पैसे डाल, और अगर पैसे नहीं डालेगा तो मैं इसे बेच दूंगा, क्योंकि ब्रोकर जो है ना, वो अपना पैसा तो पहले लेगा। तुम्हारे 20,000 की उसे चिंता नहीं है, उसे अपने 80,000 की चिंता है। जैसे ही वो 80,000 की वैल्यू पाया है ना स्टॉक, तो उससे आप 16 रुपये मांग लेगा, क्योंकि भाई जब 20 रुपये लेके आपको 1,00,000 का माल दिलाया था उसने, मतलब 100 रुपये का माल दिलाया था, तो आपसे 20 रुपये लिए थे। अब माल की कीमत रह गई 80, तो जो आपके 20 रुपये थे वो लॉस में हो गए। अब उसको ना उस 80 रुपये की वैल्यू के लिए 16 रुपये चाहिए, 16 पंजे 80, तो आपसे वो बोल रहा है कि 16 रुपये इसमें और डालो। अगर आपने 16 रुपये का डाल दिए तो ठीक है, नहीं तो वो तुम्हारा 100 का माल बेच देगा। 100 का माल बेचेगा तो उसके 80 तो आगे, तुम्हारे 20 जो गए हो गए, तुम्हारे गए, उसको नहीं गया। तो जो नए निवेशक आए हैं, जो 2020 के बाद आए हैं, इन्हें MTF को मैनेज कैसे करना है ये नहीं आता। वित्तीय सलाहकार कोई है नहीं। ज़्यादातर MTF की जो बुक है वो डिस्काउंट ब्रोकरों के साथ में है। डिस्काउंट ब्रोकर जैसे अपस्टॉक है, जरोधा है, एम स्टॉक तो कर्मराई एसेट वालों का ही है। मतलब जो फुल सर्विस ब्रोकर है ना, जैसे शेयर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, ये फुल सर्विस ब्रोकरों का एक फ़ायदा होता है कि एक ना एक आपको रिसर्च करने वाला, या आपको एक एडवाइज़र मिलता है जो आपको समय समय पर गाइड करता रहता है, आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक कर रहा होता है बैठ के। अगर कहीं लगता है कुछ होने वाला है तो आपको वो आगाह भी करता है। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जो 98 और 25 पैसे के चक्कर में लोग बाग डिस्काउंट ब्रोकरों के साथ जा रहे हैं ना, उनका लॉस कैसे होता मालूम है? कि उन्हें तो बस यही पता चलता है कि मेरा माल बिक गया, ना तो उन्हें ये मालूम कि कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी। आज आपने एक बात नोट करी होगी, बाजार गिरा, और बाजार आज भी गिरावट में भी जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी मात्र 16 पॉइंट गिर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी आज भी मजबूत है। भाई अगर सेंसेक्स तुम्हारा 436 पॉइंट टूट रहा, 486 पॉइंट, अगर तुम्हारा निफ्टी 120 पॉइंट टूट रहा है और बैंक निफ्टी तुम्हारा मात्र 16 पॉइंट टूट रहा है, इसका मतलब बैंक निफ्टी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, या जो बैंक हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अभी बनाए हुए हैं। और इनमें जो सबसे लीड कर रहा है वो कर रहा है HDFC। भाई HDFC ने 900 कुछ के आसपास में 2-3 बार जाकर सपोर्ट ली है, वहीं से अगर लीड करेगा तो यही करेगा। इससे बाजार जब गिरता है तो जो GMP होती है ना IPO की, उस पर बहुत जल्दी इम्पैक्ट होती है। अगर तुम्हें GMP दिखा रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, कि भाई इस शेयर पे या इस IPO में हमें 5,000 का प्रॉफिट हो सकता है, और अगले दिन बाजार गिर जाए, तो फिर वो देखेगा 2,000 का प्रॉफिट होगा। और कई बार ऐसा हुआ है कि बाजार जब गिरते हैं ना तो नेगेटिव में भी लिस्ट हो जाते हैं। कारण यह है कि वोल्टिलिटी का बढ़ जाना। जब भी वोल्टिलिटी बढ़ती है वो आदमी को पैनिक क्रिएट करा देती है कि अब क्या होगा यार, अब क्या होगा, और हमेशा पैनिक में ही माल बेचता है। कोई भी व्यक्ति माल बेचेगा तो पैनिक में बेचेगा।
अभी जो डीजीसीए की तरफ से एक बयान आया है, डीजीसीए ने इंडिगो के ऊपर कार्रवाई करते हुए इंडिगो की जो उड़ानें थी ना उन पर 10% की मतलब कटौती कर दी है, कि जिस रूट पे इंडिगो की ज़्यादातर फ्लाइटें चल रही थी उस पर अब दूसरे विमानों को भी एंट्री दी जाएगी। कारण कारण ये है जिससे जो यात्री है ना, इन केस जिस तरह अभी इंडिगो ने दिक्कत खड़ी कर दी तो यात्रियों को दिक्कत ना हो। मोदी जी ने भी यही कहा है कि भाई जो देश में चुनी हुई सरकार है और जो भी कानून बने वो देश के हित के लिए बनने चाहिए। और जो डीजीसीए ने एक्शन लिया है, अभी हो सकता है डीजीसीए गुड़ दिखा के डला मार रहा हो। अभी कल ना डीजीसीए के सम्मुख जो बड़े इंडिगो के जो सीईओ हैं और जो बड़े टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो जाकर उनकी क्लास लगने वाली है। कल उन्हें बुलाया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, और जब वो उन्हें बुलाया है तो कल कुछ ना कुछ पूछताछ होगी। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारी 12 तारीख से जो उड़ानें हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन जब जो टीडीडी है, टाइम ड्यूटी लिमिटेशन है, जब सबके ऊपर नियम लागू किया 1 महीना पहले से आपको पता था, तो आपने अपने पायलटों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपना आदेश जारी कर दिया कि कल से जो है आपको एक विमान पे 8 ही घंटे आप पायलट से उड़वाओगे। कल आज तुम्हें 2 महीने पहले से पता था, तो भाई इतनी बड़ी लापरवाही आपने कैसे कर दी? आपने पायलट क्यों नहीं बढ़ाए? और अगर आप पायलट से ज़्यादा विमान उड़वा रहे हो, उसकी से मतलब मेंटेनेंस डिस्टर्ब कर रहे हो उसका, क्योंकि अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, 200-250 मतलब 280 से आसपास में लोगों की जानें चली गई। वो हादसा आप न्योता दे रहे हो उसे हादसा करने के लिए? तो भाई कोई भी पायलट है, आप जितने पायलट विमान में बैठे हुए व्यक्ति वो पायलट के ऊपर निर्भर है। और अगर पायलट अभी आया है, पता चले 36 घंटे वो विमान उड़ा रहा था, और उस क्योंकि शरीर है, कोई रोबोट तो है नहीं, थक जाता है, रिलैक्स मांगता है। इसको भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा तुम लोड दोगे तो ये भी फ्री हो जाएगा, मतलब करना कुछ है कर कुछ देगा। जैसा कि मैं किसी पायलट के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, अगर तुम किसी पायलट को ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर में डालोगे और उसने करना कुछ है कर कुछ और दिया, तो उस कंडीशन में यात्रियों की जान खतरे में। तो आपको जो टाइम ड्यूटी लिमिटेशन नियम लागू किया था उसमें आपने देरी क्यों करी? हालांकि डीजीसीए गुड़ दिखा कर डला मार रहा है, इसमें घोपचे में लेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इस पर बड़े मामले पर कार्रवाई करेगा। पर अभी क्या है कि जिससे ये पहले नॉर्मल तो आ जाए, एटलीस्ट नॉर्मल तो हो, जब भी तो बड़ी कार्रवाई हो तो इनकी उड़ानें चलने लगी सुचारू रूप से। अभी जैसे इनकी 10% उड़ानों में कि कह दिया आपकी, जहाँ पे आपकी मोनोपोली है कि आप ही की विमानें जाते हैं वहाँ पे 10% दूसरे भी भेजो। 10% का मतलब ये है अगर आप 100 विमान उड़ा रहे हो दिल्ली से कलकत्ता वाले रूट पे, तो वो आप 90 उड़ाना, 10 उड़ाएगी, 5 एयर इंडिया के चलेंगे, 5 जो है अकाशा एयरलाइंस के चलेंगे। तो 90 तुम्हारे चल रहे तो 5-5 उनके भी चल रहे, जिससे आप की एक मोनोपोली ना हो किसी बिजनेस पे, समझिए। अब एक कलेश और मचा है, हाँ जी, डीओटी के बारे में। डीओटी और ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच में मच गया घमासान। हाँ जी, दरअसल पहले ये समझ लो कि ये दोनों काम क्या करती हैं। जब तक मतलब मैं आपसे बोल दूं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, दोनों में कलेश मचा है, ये होने वाला है वो होने वाला, हुआ क्या है मामले को, आप जब तक ये समझोगे नहीं इनका काम क्या है, जब तक आपके मन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। जनरली किसी भी स्पेक्ट्रम को जारी करना हो, किसी को लाइसेंस देना हो, डीओटी जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है ना, ये एक सरकारी संस्था है, मतलब सरकार के अंतर्गत आती है। और जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये एक स्वतंत्र रेगुलेटर है। इस अब दोनों का काम समझो, किसी को भी नहीं, अगर डीओटी क्या काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये क्या काम करता है, किसी को अगर लाइसेंस देना है कि आप भारत में आइए अपनी टेलीकॉम रिलेटेड जो भी सेवाएं देनी है वो दे दीजिए, मतलब जैसे स्टारलिंक है, स्टारलिंक भारत में आना चाहती है, तो उसको जो लाइसेंस देने का काम करता है वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मतलब डीओटी। ठीक है, अगर स्पेक्ट्रम जारी करना है तो कौन काम करेगा? डीओटी का काम है वो। इसके ऊपर नियंत्रण रखना किसका काम है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का काम है। मतलब इसके ऊपर जो नियंत्रण है, लाइसेंस है, स्पेक्ट्रम जारी करना है, या जो नीतियां बनाना है, इन सब का जो काम है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है। ठीक है,
अब इन दोनों के बीच में जद्दोजहद है। अब ट्राई का मामला समझो। ट्राई एक सरकारी संस्था नहीं है, मतलब एक ये समझ लो फ्री हैंड रेगुलेशन है, रेगुलेटरी है। इसका काम ये है कि जो हम हैं, तुम है, आम हित, आम जनता है, उनके हितों की रक्षा करना ट्राई का काम है। ऐसा नहीं है कि पता चले कुछ भी अब कोई अपना नियम लागू कर दे, बोले कल से जो है 5,000 का सामान हो जाएगा। तो उसके लिए ट्राई बैठा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी प्राइस बढ़ाना है तो प्राइस बढ़ता है ना, टैरिफ बढ़ाना घटाना, इस ये सब चीज़ ट्राई के अंतर्गत आती है। टैरिफ अगर कोई 899 वाला पता चले 2999 का हो गया, तो ये डीओटी का काम नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का काम ये नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का काम है उसको स्पेक्ट्रम जारी करना कि भाई हमने आपको लाइसेंस दे दिया, अब आप यहाँ पे लोगों को सेवाएं दे सकते हो। और जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका ये काम है कि हम तुम सब लोगों के हित के बारे में रक्षा करना, हमारे हितों के बारे में सोचना ट्राई का काम है। समझ में आई? जैसे चलो मैं और दूसरा उदाहरण बाद में दे दूंगा। इन दोनों के बीच में जो घमासान मचा है वो मचा है एजीआर को लेकर के, एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के जो डीओटी है वो बोलना चाह रही थी कि हम इसे 5% करना चाह रहे हैं। ट्राई ने बोला नहीं, हम इसे 4% रखेंगे। तो डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ऐसा लगता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्रों के बाहर जा रहा है। कौन? ट्राई। ट्राई बोलता है कि तुम हमारे मामले में हस्तक्षेप मत करो। तो ये जो जद्दोजहद मची है ना इन दोनों की, वो बोलता है कि तुम हमारे अधिकारों में आ रहे हो, डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ट्राई बोलता है कि नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अगर बात करें कि ये जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया क्या चाहते हैं, तो जो जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है, ये चाहते हैं डीओटी के अंतर्गत जाना। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? ये डीओटी के अंतर्गत जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत, तो ये अपनी मनमर्जी कर पाएंगे। इनके ऊपर जो डंडा लेकर बैठी है ना रेगुलेटरी, वो बैठी है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बोले नहीं भाई, 899 वाला बस, 849 का, मतलब 799 वाला 849 का करना बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाबू भैया खेला है पैसे का। तो डीओटी चाहता है कि आप हमारे अधिकारों में आ रहे हो। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं अधिकारों में नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने अधिकार के अंतर्गत काम कर रहा हूँ। आप अत्यधिक अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हो, आपने स्पेक्ट्रम जारी कर दिया, आपने लाइसेंस दे दिया, अब उसको आम लोगों के हित के बारे में सोचने का काम मेरा है, मतलब ट्राई का है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो बोलता है कि आप हमारे मामलों के बीच में हस्तक्षेप आ रहे हैं। इन दोनों में जद्दोजहद चल रही है, देखते हैं जीतता है कौन। अब सेबी भी कस दिया शिकंजा किसके ऊपर? जो सेबी है ना, ये जो इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं ना आजकल, शेयर मार्केट में ये खरीद लो, ये बेच लो, ये पुट कर दो, ये कॉल कर दो, इनके ऊपर शिकंजा कसने जा रही है। सेबी एक नियम लाने जा रही है कि भाई आप अगर लीगल रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो, आप अगर मतलब सही आदमी नहीं है, तो आप किसी भी व्यक्ति को एडवाइस प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर ऐसा पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे उदाहरण से समझो, जैसे मैं एक शेर खान का ऑथराइज पर्सन हूँ। शेर खान पूरे मतलब भारत नहीं मराई, ऐसे शेर खान मतलब पूरे कोई कोई नहीं जानता, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। बहुत अरबों खरबों कंपनी है, तो किसका नाम जुड़ा है पीछे? उसका। और कोई झिंगल वाला टाइप है, वो आया मैं फलाना शेयर खरीद ले, आप फलाना काम करते हैं, वहाँ करते हैं, आपका शेयर मार्केट में काम कैसा चल रहा है? बोले ऐसा चल रहा है। बोले हमारी कंपनी के साथ आइए, आप हमारा प्रॉफिट देखिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उधेड़ देंगे, ये कर देंगे। फिर वो क्या करेंगे, एक दो बार आपको कॉल पुट देंगे। और उनका नियम सिंपल फंडा होता है कि वो 10 आदमियों को एक ही कॉल, अगर जैसे 25,800 चल रही है अभी, है ना, निफ्टी 25,800 में बंद हुई है, तो 10 आदमियों को देंगे 25,800 की पुट खरीदने की राय, और 10 आदमियों को देंगे 25,800 की कॉल खरीदने की राय। अब बाजार किसी न किसी तरफ तो मूवमेंट देगा, जो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, और जैसे ही बाजार नीचे गया या ऊपर गया तो दोनों को, किसी एक को प्रॉफिट होगा। और जो किसी एक को प्रॉफिट होगा तो जिसे प्रॉफिट हुआ वे उनके गोपचे मांगे। बस ऐसे ही उनमें से उन्होंने 5 आदमी ले लेंगे। एक आदमी से अगर उन्होंने सपोज करो 5,000 रुपये की फीस रखी अपनी, 25,000 होगी उनकी। अगर उन्होंने साल भर में ऐसे ऐसे, मैं कह रहा हूँ 1,000 आदमी फंसा लिए,
तो 5,000 इज इक्वल टू 1,000, तुम खुद जोड़ लो भाई साहब। ये खेला चल रहा बाबू भैया पैसे का। तो इसीलिए वो सावधान रहें। और अगर बात हो शेयर मार्केट में निवेश करने की, तो जब तक आप उस व्यक्ति को जानते ना हो, जिस व्यक्ति के माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, उसे आप फिजिकली ना जानते हो, भाई किसी का भी फोन फान के चक्कर में मत आओ, नुकसान हो जाएगा, घर के बर्तन सर्तन बिक जाएंगे। स्टॉक मार्केट दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। आगे चल गई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, और पीछे चल गई हो गया कल्याण। तो इसलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और स्टॉक मार्केट में उतना पैसा लगाएं जिस पैसे की वॉलेटिलिटी आपके माइंड के ऊपर निर्भर ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपका शेयर गिर गया नीचे और आप जाकर अपनी घरवाली से लड़ लिए ना। अपनी धर्म पत्नी को एटलीस्ट इतनी तो फाइनेंशियली समझदार बना ही दें कि आपके जो डिसीजन है उनमें वो इन्वॉल्व हों, ताकि उसे पता रहे कि यार आपके जो जिस तरह के आप फैसले ले रहे हो, जो आप कर रहे हो। क्योंकि मैं ऐसा पाया हूँ, हालांकि मैं सेबी ने ऐसा मेरे को बोला है कि आप सोचो कि भाई जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं का ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से, चाहे किसी भी रूप में। इसलिए सभी लोगों को एटलीस्ट जितनी अपनी हाउस वाइफ है उन्हें समझदार बनाएं, फाइनेंस को लेकर के एजुकेटिव बनाएं कि भाई फाइनेंस थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एकदम तो नहीं समझ पाएंगे, पर थोड़ा धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ होए। माली साचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हुए। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी हो अपनी जाकर के पिन करें। डील होने वाली है, शायद हो ही जाएगी। और शेयर कार्ड के साथ अगर जो आपको डीमेट अकाउंट खोलाना है तो नीचे डिस्कशन पे लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।